दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 60 नंबर, अर्थात अब तक 59 सीरीज कंप्लीट हो चुकी। यह इम्पोर्टेंट है पीएचडी, टीएसटी, टेट, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्या है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, या जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, और या वाहिकावीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, या विषाणी बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो एंजाइम होते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। ये रहा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? जो बिजली का बल्ब है उसमें कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जो नाइट्रोजन गैस होती है वह बिजली के बल्ब के अंदर दोस्तों होती है। बल्ब के अंदर जो अक्रिय गैस होती है वह ऑर्गन भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और अक्रिय गैस पूछी जाए तो ऑर्गन। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि जब हम कोई गर्म चीज़ जैसे दूध हुआ स्पेशली किसी कांच के बर्तन में डालते हैं तो वह कांच का बर्तन क्यों चटक जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण है जो द्रव खौल रहा है उसमें जो दाब होता है वह बहुत अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 29। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? अर्थात एक ऐसा लोहा जिसमें जंग लगी है और एक ऐसा लोहा जिसमें जंग नहीं लगी है, उसके बारे में बताना है। तो उनमें अंतर क्या होगा दोनों में, ये चीज़ आपको दोस्तों बतानी है। तो क्या हो जाएगा? कुछ अधिक हो जाएगा। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य तापमान की बात की जाए तो यह होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 सेल्सियस को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। कितना? -273 सेल्सियस को शून्य ताप माना जाता है। इसी को परम ताप पैमाना भी कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे क्या हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं। जो भी ईंधन जलते हैं तो उसमें कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन है वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि वातावरण में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती? नाइट्रोजन पाई जाती 78%। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख जो व्यापारिक उपयोग है वह अमोनिया के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाली तापमापी में भरने के काम आता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो बैल होते हैं, भैंसे होते हैं, इनके जो सीमेन को है, वीर को है, उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सुरक्षित उनके वीर को हमेशा नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। तो नाइट्रोजन वातावरण में 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो दी गई है वह होती है 0.03%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैसा कि आप लोग देख। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्या दिया गया है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थात इसको दोस्तों क्या कहते हैं? लोहे के जैसे कोई भी चीज़ लोहे की हो उसको सुरक्षित, उसमें जंग ना लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके लिए इसका करते हैं गैल्वेनीकरण। इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण, इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? जैसा कि आप इलेक्ट्रोप्लाटिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। निम्न कोट की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोट की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। अब आप इसमें देखिए वल्कनीकरण दिया गया, जिसको वल्कनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होता है? प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं या वल्कनाइजेशन कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 74। देखिए दोस्तों 34 सॉरी। पशुओं की हड्डियां तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसमें कौन सा मुख्य, जो भी हड्डियां पाई जाती हैं, दांत पाई जाती हैं, उनमें कौन सा इसमें रासायनिक पदार्थ होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें तो सी हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। देखिए जो भी अपनी हड्डियां बनी हैं, जो दांत बने हैं, उसमें जो पाया जाता है वह कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? जो ठोस बर्फ होती है, जो फ्रिज की बर्फ है, नॉर्मल कोई भी बर्फ है, उसमें क्या पाया जाता है स्पेशली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो रासायनिक रूप में शुष्क हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, अर्थात आप फ्रिज में भी उसे जमाते हैं या कोल्ड स्टोरेज में बर्फ़ वगैरह तैयार की जाती है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है इन चार में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो सामान्य वायु में नहीं पाई जाती, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नियॉन चारों गैसें वातावरण में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर, रासायनिक अपक्रियाओं की चाल को बदलते हैं। देखिए उत्प्रेरक आप ऐसे समझ लें, ऐसे जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक क्रिया को तेज और धीमा करते हैं, बट क्या करते हैं? यही दो चीज़ें करती है, अर्थात रासायनिक अपक्रिया जो भी केमिकल रिएक्शन है उसकी जो चाल है उसको प्रभावित करेंगे, कभी तेज भी करेंगे, कभी स्लो भी करेंगे, ये उत्प्रेरक कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर से दोस्तों इस एक बार और इस क्वेश्चन को देखें। उत्प्रेरक की बात की जाए तो उत्प्रेरक क्या होते हैं?
उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों, जो रासायनिक अपक्रियाओं की जो चाल है, गति है, उसको प्रभावित करते, कभी तेज करते हैं, कभी उसे स्लो कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखें 38। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। इन चारों में से आप देख पा रहे होंगे, इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में या ढलवा लोहा में सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर, पिटवा लोहा में। कार्बन की जो न्यूनतम मात्रा है वह पिटवा लोहा में होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.12 से 0.25 होती है। इस्पात की बात करें तो इस्पात में यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। क्या है? लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। इसे एलॉय भी इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% होती है। अब ढलवा लोहा, जिसको कास्ट आयरन कहते हैं, इसमें जो कार्बन की मात्रा है 2.5% होती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? कठोर एवं यह भंगुर लोहा होता है। कौन सा? ढलवा लोहा, जिसको कास्ट आयरन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपने देख ही लिया, सी है। 39 देखें क्या दिया गया है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचने वाली गैस कौन सी है? अर्थात बचाने वाली कौन सी गैस है? तो बचाने वाली मार्स गैस। क्या दोस्तों? मार्स गैस है। देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखिए दोस्तों 39 नंबर, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्स गैस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। जैसे प्रोडक्ट वगैरह सड़ते हैं तो उनमें कौन सी मार्स गैस बनती, उसका क्या नाम है? मीथेन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। जो एस्टिक अम्ल होता है वह सिरका में पाया जाता है। सिरका को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको छिरका भी कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। जो सिरका की प्रकृति है वह अम्लीय है, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो दोस्तों होता है वह होता है एस्टिक अम्ल। क्या होता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इसीलिए जो छिरका है उसका जो नेचर होता है वह होता अम्ली। अम्ल का मतलब होता है पीएच वैल्यू 7 से कम, अर्थात 6.9 तक। और छिरका की अगर पीएच वैल्यू आप जानना चाहें तो लगभग 3 के करीब होगी। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, अर्थात 7.1 से 14 तक, वह बेस की कैटेगरी में या क्षार की कैटेगरी में आते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती वो न्यूट्रल होते, या हिंदी में उनको उदासीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 42। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू संतरे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने खट्टे फल हैं उनमें लगभग सिर्फ और सिर्फ सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? छिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अपने पेट में पाया जाता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। कौन सा? ये क्वेश्चन है 43। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। जल आपूर्ति के लिए जल का संशोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाता है। तो किस माध्यम से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीनीकरण। अर्थात कोई भी पानी अशुद्ध है या कुछ उसमें और प्रॉब्लम, उसको क्लियर करना, प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए हम उसमें क्या क्लोरीन डालते हैं। इस प्रोसेस को क्लोरीनीकरण कहते हैं। और शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। क्या होता है? प्यूरिफिकेशन इसका अर्थ होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 44। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? तो क्या बनता है मुख्य यौगिक? वह बनता है एथिल अल्कोहल। क्या बनता है दोस्तों? वह बनता है एथिल अल्कोहल। देखिए
फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में किण्वन कहते हैं, ऐसी एक रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित होता, इस क्रिया को किण्वन और इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन देखेंगे 45, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? जो नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण अर्थात फिक्सेशन या स्थायीकरण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यह कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या हिंदी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वह 78% होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी खाली स्थान जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायु की अनुपस्थिति में। हम सभी लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी का कोयला बनाया जाता वह भट्टियों में बनाया जाता। उन भट्टियों को इस तरीके से मिट्टी से बनाया जाता कि उसके अंदर लकड़ी रख दी जाती, आग लगा दी जाती। बट होता क्या है कि उस जलती हुई लकड़ी में किसी भी तरीके से वह लकड़ी वायु के संपर्क में नहीं होती है, इसलिए वो धीरे धीरे जलकर या तैयार होकर कोयले का रूप धारण करती है। अर्थात अगर हमें लकड़ी का कोयला तैयार करना है तो लकड़ी को जलाना है, बट वायु की अनुपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाना है, तभी वह बहुत अच्छे लेवल का कोयला तैयार हो पाएगा। तो काष्ठ कोयला बनाने के लिए हमें वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाना होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, वायु की अनुपस्थिति में। अब क्वेश्चन नंबर है 47, जंतुओं से कोल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सीधा प्रोसेस है, जैसे हमने लकड़ी के केस में किया था वैसे ही सेम इसके केस में भी होगा। देखिए, इसका अगर करेक्ट आंसर आपको हम बताना चाहेंगे तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी नंबर, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलते हैं। जब जलाएंगे तब उससे हमें क्या प्राप्त होगा? तब हमें जाकर कोयला प्राप्त होगा। देखिए, अगर कोयला बनाना है तो आप एक मोटी बात समझें कि हमें वायु की अनुपस्थिति में ही उसको जलाना होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 48, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त या इलास्टिक के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अर्थात ऐसी हो कि आराम से खिंच जाए और खींचने पर वह मुलायम रहे, तो इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है सल्फर। सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त, प्रत्यस्त का मतलब होता है इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है उसे ज़्यादा दूर तक खींचना, खींचने पर वह नहीं टूटे, इसलिए उस रबर में हम लोग सल्फर मिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका था सी नंबर, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग देख रहे होंगे। देखिए क्या है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता, क्योंकि फोटोग्राफी की जो नेगेटिव वगैरह होती हैं, जो रील्स होती है, उसको काले कागज़ से ढककर क्यों रखते हैं, ये चीज़ हमें बतानी, इसका करेक्ट आंसर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्लेट पर लगा सिल्वर जिसको ब्रोमाइड AgBr प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता। आप सीधी समझो, अगर प्रकाश के संपर्क में यह आ जाएगी तो वो रील बेकार हो जाएगी, उस रील में जितनी भी इमेज बनी है वह पूर्णतः डैमेज हो जाएंगी। इसीलिए इस रील को काले कागज से ढककर रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप सी पर देख पा रहे होंगे। प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। ब्रोमाइड का फार्मूला पूछा जाए तो AgBr आप कह सकते हैं। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क आने से रोकता है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 50 क्या है? क्लोरीकरण, इसे क्लोरीकरण या क्लोरीनीकरण भी कहते हैं, अर्थात पानी में क्लोरीन को मिलाने की क्रिया को ही क्लोरीनीकरण कहते हैं।
इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? तो इसका मतलब होता है अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। अब अशुद्ध जल में क्लोरीन डालने से होगा क्या? वह पानी शुद्ध हो जाएगा, शोधन हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। जितने टाउन्स होते हैं, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी हैं, अब वो पानी पूरी सिटी में सप्लाई किया जा रहा है, तो उस पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती एक लिमिटेड मात्रा में। इसलिए वह पानी शुद्ध हो जाता और उस सिटी या मेट्रो सिटी के लोग या टाउन के लोग उस पानी का पीने में उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी। आपको करना क्या है दोस्तों, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।